नमस्कार, न्यूज़वार के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं देश विदेश के मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय अमेरिका दौरे से भारत रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? मोदी ट्रंप मुलाकात में डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई समझौते हुए। क्या टैरिफ और डिपोर्टेशन पर भी बात बनी? सवालों के जवाब जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात भी की। द्विपक्षीय बैठक में क्या हुआ और किन किन चीजों पर सहमति बनी, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा सफल रही। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 4 घंटे तक बात हुई। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रंप ने तहब्बोत राणा के प्रत्यर्पण की खुशखबरी भी दी। ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा थी। वहीं ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर साफ साफ कह दिया कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के साथ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर तेजी से विकास कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मोदी से बेहतर नेगोशिएटर कोई नहीं। पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। मोदी और ट्रंप के बीच टेररिज्म से लेकर टैरिफ तक पर बातचीत हुई। भारत अमेरिका के बीच नई रक्षा रूपरेखा को मजबूत करने और व्यापार, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी सफल यात्रा करके अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पहले सुनते हैं दोनों नेता क्या कह रहे हैं। मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस।
और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही। Welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than तो अच्छे नेगोशिएटर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्रता की बखान। लेकिन इन मुलाकात और बातचीत में क्या हुआ, हम ये भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क यानी कि टैरिफ पर आपत्ति जताई और इसे अनुचित करार दिया। क्या आपत्ति जताई है, आइए हम इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप प्रशासन का मानना था कि भारत अमेरिकी वस्तुओं खासकर हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल, कृषि उत्पादों और मेडिकल डिवाइसेस पर अत्यधिक टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने कहा था कि भारत टैरिफ किंग है क्योंकि वह अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक शुल्क लगाता है। वहीं भारत ने भी अपना पक्ष रखा। क्या रखा भारत ने अपना पक्ष? भारत ने अपना पक्ष जो रखा उसमें तर्क था, मोदी सरकार ने यह दलील दी कि भारत स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ लगाता है और व्यापारिक असंतुलन को कम करने के लिए अमेरिका से अधिक वस्तुएं आयात करने को तैयार है। भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिकी तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाया है ताकि व्यापार संतुलन सुधारा जा सके। रक्षा के क्षेत्र में भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान हथियारों की खरीद, सैन्य सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। आइए उन मुद्दों को हम रेखांकित करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद। अब इस पर क्या हुआ, भारत ने अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने में रुचि दिखाई। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब से अधिक के रक्षा सौदों पर सहमति बनी, जिसमें भारत अमेरिका से 24 MH-16R हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। अमेरिका ने भारत को हथियारों की संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी में मदद करने की पेशकश की। दूसरा, अगर जो इंडो पैसिफिक की अगर जो बात करें, उस रणनीति और चीन पर भी चर्चा हुई। यहां पर दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई, जिसका सीधा संबंध चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने से है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास को और मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दोनों देशों ने चीन की आक्रामक नीतियों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अगर बात करें रक्षा प्रौद्योगिकी की और उत्पादन की, तो इस पर भी बात हुई। अमेरिका ने
भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। भारत और अमेरिका ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नए समझौते पर काम करने पर सहमत हुए। बात यह रक्षा से संबंधित थी। अब बात अवैध अप्रवासी भारतीयों की भी हुई। क्या हुई बात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अवैध अप्रवासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, खासकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों और वीजा नीतियों से जुड़े पहलुओं पर। ये पहलू क्या थे, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे। H-1B वीजा पर चर्चा क्या हुआ, इसमें इस पर क्या चर्चा हुई? ट्रंप प्रशासन ने H-1 वीजा नियमों को सख्त करने और अप्रवासियों की संख्या सीमित करने की नीति अपनाई थी, जिससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल प्रभावित हुए। मोदी ने H-1B वीजा नियमों में ढील देने और भारतीय पेशेवरों को अधिक अवसर देने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि वे कुशल भारतीय कामगारों की भूमिका को समझते हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वीजा सुधारों को लागू किया जाएगा। अवैध अप्रवासियों की बात अगर करें, अगर जो दूसरे ग्राफिक्स की तरफ चलें, तो अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप की सख्ती, क्या सख्ती की? ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति लागू की। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि ट्रंप ने इस पर कोई स्पष्ट रियायत नहीं दी। मोदी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भारतीय अप्रवासियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और डिपोर्टेशन को कम किया जाए, यह मांग किया। ग्लोबल अप्रवासन और मानव तस्करी पर भी चर्चा हुई। यह तीसरे ग्राफिक्स में हम आपको बता रहे हैं। दोनों नेताओं ने मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने पर सहमति जताई। मोदी और ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच अप्रवासन संबंधी सूचना साझा करने पर जोर दिया, जिससे अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। बात अगर जो आतंकवाद की करें तो इस पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने और इनके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। मुंबई हमले के आरोपी के प्रत्यर्पण पर सहमति बनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने 2008 में मुंबई हमलों के एक आरोपी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यह आरोपी पाकिस्तानी मूल के शिकागो व्यवसायी और कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा है, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने का आरोप है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। दूसरी बात, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई पर भी आह्वान हुआ। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अपनी धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए न होने दें और 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएं। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की अगर जो बात करें कि इसकी प्रतिबद्धता, दोनों नेताओं ने आतंकवाद को एक वैश्विक संकट मानते हुए इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने दुनिया भर में आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। और भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ये मुद्दे जो अहम थे हमने आपको बताए। अब इस पर हम करेंगे अपने विद्वानों से चर्चा। हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं, संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हैं और प्रफुल्ल बख्शी जी भी विदेशी मामलों के जानकार हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अगर जो प्रफुल्ल बख्शी जी की तरफ चलें तो प्रफुल्ल बख्शी जी, हालांकि हमने आप लोगों का समय ज्यादा लिया, हम विस्तार से अपने दर्शकों को इन बारे में बताना चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लिया। कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं आप दोनों विद्वानों से। लेकिन पहला सवाल हम प्रफुल्ल बख्शी जी से करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी से हम जानना चाहेंगे कि जो टैरिफ की बात हुई है, जो उस पर कुछ खास बातें नहीं दिख रही हैं। हालांकि जो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सामानों की मंगाने की बात की है, व्यापार संतुलन करने की कोशिश की है और यह जताने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन टैरिफ वाले मामले पर कुछ खास नरमी अमेरिका की तरफ से नहीं देखा गया। जी
जी, प्रफुल्ल बख्शी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है मेरी जी आवाज? जी आ रही जी, है? अब आ रही है जी। जी ये जी। सिंपल सी चीज है कि टैरिफ जो है वो हर एक बिजनेस डील में होता है। और यहाँ तक कि इन्होंने बोल दिया है ट्रंप साहब ने कि हम पर में जो टैरिफ लगेगा हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। कहने का मतलब है हमारे पे अगर ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत इस बात के लिए मशहूर है, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैरिफ और बड़ी मुश्किल नीतियां हैं भारत की। तो वो ट्रंप साहब ने भी यही कह दिया कि या तो आप अपनी नीतियों को कुछ ठीक करिए, क्योंकि हमारी तरफ से भी उतना ही भारी टैरिफ रहेगा। वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के बाद में चर्चा हुई, बहुत सारी कई चीजों की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है, पर जो बातें हुई हैं उसमें टैरिफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बाकी मुद्दे हुए हैं, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, तो ये बातें तो छोटी मोटी बात में जाती हैं, पर बेसिकली डिफेंस डील होती है। जी बिल्कुल, वो है असली जी जी, जिसके ऊपर बात होती हाँ है। हम इसके बाद आने वाले थे जी, शुरू कीजिए जी। बाकी सबके सब चलती है, तो ये टैरिफ की बात भी आएगी, और कई मुद्दे जिसमें सब आपने जिक्र किया, सबकी बात आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑल्सो एशिया पैसिफिक वाली बात है, जिसको कोड अरेंजमेंट और मालाबार एक्साइज की बात है, वो सब चीज है। पर जो F-35 की जो बात, जो सपना ट्रंप देख रहे हैं, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, कब से अमेरिका ट्राई कर रहा है, कितने सदियों से 1971 से उसने शुरू किया। पहले हमें फ्रीडम फाइटर बेचना चाहता था, हमने नहीं लिया। उसने फिर A-7 कॉर्सेयर की बात करी, हमने नहीं लिया। उसने फिर F-20 टाइगर शार्क की बात करी, फिर F-18 F-16 की बात करी, हमने कुछ नहीं लिया। यहाँ तक कि पिछली विजिट में फ्रांस बाजी मार गया और रफेल बेचा, हमने F-18 F-16 नहीं लिया। वो दूसरी बात है, फ्रांस और अमेरिका में कुछ होड़ चल रही है, वो अलग बात है। कहने का मतलब है अब F-35 की बात आई है, तो ये बात भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये बातें आएंगी, टैरिफ ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है। तो ये बात हम रुख करेंगे विदेशी मामलों के जानकार संजय सिंह जी की तरफ। जैसे कि बात रक्षा की अब प्रफुल्ल बख्शी जी ने शुरू किया है, और इनका कहना है कि वास्तव में अगर जो देखा जाए तो रक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। रक्षा सहयोग और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने की बात, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अगर जो हथियारों की खरीद भी होगी, तो भी अगर जो इसे देख सकते हैं कि जो व्यापार का संतुलन करने का जो वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो किस तरह से कुछ ज्यादा अभी शुरुआत में तो संतुलित नहीं लगता। अभी तो सरप्लस ही रहना है, और सरप्लस अगर जो हम रहते हैं तो भारत के लिए फायदेमंद है। तो फिर इसे ज्यादा संतुलित करने का इतनी जल्दबाजी क्या ठीक है? देवेंद्र जी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात तो आज प्रफुल्ल बख्शी जी के साथ मैं जुड़ा हूँ। प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस के और विदेशी मामलों के बहुत अच्छे जानकार है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं उनके साथ पैनल में हूँ। देखिए देवेंद्र जी, जो आपने सवाल किया है, इसके पहले मैं एक दो बड़ी बात कहना चाहता हूं। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का, प्राउड मोमेंट का समय था जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक किताब भेंट की। ये शायद मुझे लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा जब उन्होंने दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री और उनके मतलब व्यक्तिगत संबंधों को लेकर किताब दी, आवर जर्नी टुगेदर। और उसमें जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर द ग्रेट, ये मोदी जी के लिए और उससे बढ़ के इस देश के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दूसरी बड़ी बात जो हुई है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर
ट्रंप ने मोदी जी को कहा है कि आप देखेंगे। ये बहुत बड़ी जीत है, मोदी जी की डिप्लोमेटिक जीत है। जो इस्लामिक ताकतें भारत को घेरना चाहती थी, अब उनका जवाब खुल के मोदी जी देंगे, क्योंकि वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में कुछ बंधन होते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी अगर सुपर पावर जिसके साथ खड़ी हो जाए तो निश्चित रूप से उसको एक कटिंग एज मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जो बाइडेन प्रशासन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार भारत को तंग कर रहा था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोस्ती तो थी लेकिन बाइडेन परेशान भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत तरक्की ना करे, हमारा पिछलग्गू बन के रहे। तरक्की पसंद नहीं आ रही थी बाइडेन को या बहुत सी ताकतों को। लेकिन ट्रंप के साथ क्या है, ट्रंप चाहते हैं कि भारत प्रोग्रेस करे, और प्रोग्रेस इसलिए जरूरी है भारत की कि चीन का अमेरिका का जो सबसे बड़ा राइवल है वो चीन है। चीन को अगर काउंटर करना है दुनिया के पटल पर तो भारत का साथ बहुत जरूरी है। आपके सवाल से थोड़ा मैं हट के जवाब दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल। अभी एक जो बहुत बड़ी बात हुई है जिसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है अभी F-35 अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, कि डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, मोदी जी इनविटेशन दे आए हैं और वो निश्चित रूप से आएंगे। ये चीज हमें जानने की आवश्यकता है। अभी तक भारत को F-16 ही देने की बात करता था अमेरिका। F-35 बहुत एडवांस वर्जन है, उसके बारे में प्रफुल्ल बख्शी साहब ज्यादा बता पाएंगे, कोई डिफेंस बैकग्राउंड से मैं नहीं हूं, बट जो मैं जानता हूं समझता हूं उस आधार पर बोल रहा हूं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। दूसरी बड़ी बात, नाटो का एक मेंबर है टर्की। टर्की ने भी F-35 मांगा था और भारत में भी एक डिस्कोर्स बातचीत चल रही थी कि साहब क्या F-35 देंगे, ट्रंप अमेरिका देगा, और इस आधार पर वो लोग कह रहे थे कि शायद नहीं देगा क्योंकि S-400 रूस ने दिया है। लेकिन देखिए यहां भारत को कितना बड़ा एज दिया है ट्रंप ने कि S-400 टर्की ने भी लिया है रूस से, तो रूस को तुर्की ने तुर्की को मना कर दिया अमेरिका ने कि F-35 नहीं दूंगा। लेकिन भारत ने भी S-400 लिया है, लेकिन अमेरिका ने ऑफर कर दिया F-35। तो ये चीजें बताती हैं कि भारत की धाक दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए धाक बढ़ने के लिए किसी देश के, व्यक्ति के, समाज में जो जरूरत होती है वो होती है पैसे की। आज भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश है, भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया के जो बड़े देश हैं, हर आदमी, अब देखिए अभी फ्रांस थे प्रधानमंत्री जी, वहां के प्रेसिडेंट मैक्रो ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर उनको विदा किया एयरपोर्ट पे। तो ये सब सिग्नलिंग होती है कि हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं देश को, उसके हेड ऑफ स्टेट को। तो और आपने देखा होगा, हम देशवासियों ने भी देखा है कि ओवल और प्रेसिडेंट ऑफिस, जो ओवल ऑफिस कहलाता है, उसमें सुपर पावर का प्रेसिडेंट खुद भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी खिसकाते हैं, बैठाते हैं। तो ये बड़े ऑनर की बात है। देखिए टैरिफ की बात, ये सब शॉर्ट आउट हो जाएगी क्योंकि टैरिफ इलेक्शन में एजेंडा रहा है ट्रंप साहब का, वो और क्या कहते हैं, ये जो अवैध प्रवासी हैं, ये दो बड़े मुद्दे रहे। तो इन मुद्दों को उनको एड्रेस करना है, लेकिन इन्हीं में से रास्ते भी निकलते हैं जी। और देखिए एक दो चीज और मैं कहना चाहूंगा जी। तहव्वुर राना का एक्स्ट्राडिशन बहुत मैटर करता है। और जब खालिस्तान के मैटर पे पूछा गया उनसे सवाल प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसी ताकतों के में भारत का मतलब इन लोगों के खिलाफ हम भारत का सहयोग करेंगे। तो इंडिकेशन दिया है कि हम इस्लामिक टेररिज्म से और इन सब चीजों से लड़ेंगे। आगे अगर आप और सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। जी जी आप जी बिल्कुल। एक चीज और भी है, हमें जानना है, हमारे दर्शकों को भी जानना है कि आखिर जो ये F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स है, इसकी विशेषता क्या है, हम प्रफुल्ल बख्शी जी से जानना चाहेंगे इसके बारे में जरूर, क्योंकि आपने भी बताया है कि बेहतर बताएंगे हमारे प्रफुल्ल बख्शी जी तो हैं। तो पूरा लाभ मैं लेना चाहता हूं, हमारे पैनल में आज जुड़े हैं तो पूरा लाभ लेना चाहता हूं, दर्शकों को लाभ देना चाहता हूं। जी प्रफुल्ल बख्शी जी।
थैंक यू जी। संजय सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात बताई एंड मैं इनसे सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब एयरक्राफ्ट चाहिए होता है, व्हेन यू वांट एन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो आप उसकी कैपेबिलिटी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेक करते हैं। आपकी टेरेन अलग है, आपका टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है, आपकी थ्रेट परसेप्शन अलग है। अमेरिका को कोई इसकी कंट्री पे थ्रेट नहीं है। अमेरिका को बाहर जाके लड़ाई ढूंढता है। हमारे को थ्रेट है चारों तरफ से। हमारे को थ्रेट है समुद्र से, हमारे को थ्रेट है क्रॉस द माउंटेन से, हमारे को थ्रेट है डेजर्ट से। तो आपको एक ऐसा जहाज चाहिए होता है जो सारी जगह पे फिट हो जाए, जिसका टर्निंग रेडियस, क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस सारे के सारे टॉप हो। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल माउंटेन है वो 26,000 27,000 फीट के हैं सियाचिन में और कारगिल के आगे। तो सारे, तो जब पायलट अटैक करता है तो उसमें ऐसा जहाज चाहिए जो वहां पे मैनूवर कर सके। यूरोपियन एयरक्राफ्ट पे ये प्रॉब्लम आती है, वो ऐसे बने नहीं होते क्योंकि उनकी टेरेन ऐसी नहीं होती। तो इसलिए जो दो जहाज है Su-57 और F-35 है सिंगल इंजन। बेसिकली हम लोग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट रिक्वायर करते हैं। ट्विन इंजन की सेफ्टी बहुत होती है। मैंने ट्विन इंजन फाइटर HF-24 उड़ाया हुआ है, मुझे पता है कि क्या फर्क होता है। और अगर आपको रिपब्लिक या फ्लाई पास वगैरह में भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ही लगाते हैं, फॉर्म सेफ्टी एंगल्स, ये सारी की सारी बातें अलग है। पर इसकी जो टैक्टिकल रिक्वायरमेंट और फायदे हैं ये बहुत होते हैं। F-35 सिंगल इंजन, हालांकि उसका इंजन की थ्रस्ट इतनी है 40,000 पाउंड थ्रस्ट, और इसमें स्टेल्थ टोटल स्टेल्थ है। अभी जो एक्सरसाइज हुई है कई कंट्रीज में 4th जनरेशन फाइटर की और F-35 की, तो किल रेशो था 20:1। आप ये जब 20 जहाज इसने गिराए तो एक जहाज इनका डैमेज हुआ या गिराया गया एक्सरसाइज के अंदर, ये कैलकुलेट हुआ था। तो इसका मतलब है कि F-35 की किल रेशो बहुत हाई है, वो मतलब बहुत मारक कर सकता है। Sukhoi 57 का कहीं ट्रायल नहीं हुआ, वो बहुत कम बना है। F-35 1000 एयरक्राफ्ट से ज्यादा बन चुका है और बहुत कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। पर इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हम इसको, हमें ट्विन इंजन की रिक्वायरमेंट है, क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट फिर सिंगल इंजन भी कर सकते हैं, या हमारे क्यूआर की टीम बैठेगी ये डिसाइड करेगी। पर सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास है सबसे बड़ी कमजोरी इंजन की। अभी तक हम कोई इंजन नहीं बनाते। अभी तक हमारी डिफेंस में यही प्रॉब्लम रही है, हम स्वावलंबी नहीं। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया है LCA बनाना। LCA तब से बन रहा, जब मैं यंग ऑफिसर था तब से बन रहा था। तो ये LCA का क्यों रह गया, हमारी नीतियां कहाँ गलत हैं, क्या गलती है। हमने हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन ही लिखी। संजय, मैं बता देवेंद्र साहब, हमने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन लिखी ही नहीं। रैंड कॉर्पोरेशन ने हमको ये बताया था 95 में कि भारत की कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है 47 से अब तक। पार्लियामेंट ने जल्दी जल्दी लिखवाई एयरफोर्स और आर्मी से, भैया डॉक्ट्रिन तो लिखो। ये ऐसे दे राम टाइप गवर्नमेंट नहीं चलती। तो ये प्रॉब्लम हमारे को है, और इसीलिए 62 में आपकी हार हुई। क्यों? आपको पता ही नहीं था क्या करना है। चाइनीज एयरफोर्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, अगर लाए तो हम मर जाएंगे। चाइनीज के पास 4 जहाज थे और ये भी नहीं पता था। मतलब कहने का मतलब है हमारी सोच बदलनी हुई। फिर हम देखेंगे F-35 Su-57 में कौन सा लेना है और क्या हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा अमेरिका। ये बात यहाँ पे नेगोशिएशन की बात आती है। तभी ट्रंप ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा टफ नेगोशिएटर है। क्यों ना हो, अगर आपको मेक इन इंडिया की तहत बात करनी है तो आप पहले बोलेंगे साहब इंजन का बनाने दोगे, अभी तो 404 पे अटके हुए हैं, वो डिले किया हुआ है। 1998 में उन्हें हमारा एड रोक दिया तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो हमारा पूरा LCA पीछे रह गया, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह सब पीछे रह गए। ये सारी की सारी अमेरिका को जब आप डील कर रहे हो तो आप याद रखिए, घोड़ा तो आपके स्तबल में है पर बड़ा चतुर घोड़ा है, वो इतनी आसानी से बैठने नहीं देता। तो अमेरिका के साथ में वो अपना टोटल ख्याल रखता है। वो लड़ाइयां पैदा करके अपना
आर्मामेंट इंडस्ट्री को बढ़ाता है तो उसकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो F-35 है बहुत उम्दा लिहाज, मैंने बताया उसका पावर टू वेट रेशो, उसका थ्रस्ट, क्लाइंबिंग रेट, टर्निंग रेट सब बहुत अच्छा है। और अभी आपने उसके जो वीडियो भी देखा बेंगलोर के ऊपर, वाकई में उम्दा है। Su-57 भी मनूवरेबिलिटी में बहुत अच्छा है, पर रडार जो है वो F-35 का ज्यादा है। इनका डिफेंसिव एटीट्यूड पे, डिफेंसिव रिक्वायरमेंट पे बना हुआ है Su-57। F-35 ऑफेंसिव रिक्वायरमेंट पे बना हुआ है। क्या हमारी नीति डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। फिर देखना पड़ेगा हमें बेसिकली, अगर मेरे को लगाया जाए ये सियाचिन में कैसा काम करेगा, मैं सबसे पहले उसको वहां ले जाऊंगा और देखूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है वहां। जी। फिर बात बनती है। नहीं तो ऐसे इधर उधर की बात नहीं है। 26 जनवरी में फ्लाई करने के लिए नहीं बनाए गए। ये बात है। और किस तरीके से क्या पायलट पे प्रेशर पड़ता है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो क्या है। हालांकि रशिया का टर्न अराउंड टाइम कहते हैं बहुत अच्छा है, ये भी देखना पड़ेगा। इस सबको चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें देखना पड़ेगा अब हम Sukhoi 57 लेते हैं या F-35 लेते हैं। मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी, जो अड़ंगा लगाएगा वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तभी बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब आएंगे, टीम बनेगी, इवेलुएट होगा, फिर बात बनेगी। हाँ, अगर कोई कहते हैं कि 12-15 जहाज निकलेगी फिर हम आपको बनाएंगे, फिर हम करेंगे, वो बातों में टालने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। जी, एक चीज और इसमें जो इंडो पैसिफिक रणनीति जो बनी है उस पर जो चर्चा हुई है, क्या कहाँ अभी इंडो पैसिफिक रणनीति में जो कमियां हैं, जहां भरने की आवश्यकता है इन दोनों नेताओं को, चीन के परिप्रेक्ष्य में, उसकी आक्रामक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, क्या इस पर भी कुछ चर्चा हुई है? और कहाँ वास्तव में जरूरत है, किन किन पॉइंट्स पे जरूरत है कि ये दोनों काम करें तो आक्रामक जो चीन है उसकी आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है? जी प्रफुल्ल जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो चाइना ने पूरा एशिया जोन में, साउथ चाइना सी जोन में एक किस्म से आतंक फैलाया हुआ है। कंट्रीज की वो फिशिंग एरिया ले रहा है, कंट्रीज का वो आइलैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, उनमें मिसाइल लगा रहा है, एक रनवे बना रहा है, सबमरीन लगा रहा है, और उसने वो -10 लाइन, -99 उसके ऊपर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है। साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपीन, इनके जहाजों को टक्कर मार के डुबो रहा है। हालांकि अब जो क्वाड का अरेंजमेंट हुआ है उसमें भारत को शामिल किया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और क्वाड प्लस कंट्रीज भी आ रही हैं। चाइना इसको नेटो ऑफ द साउथ चाइना सी बोलता है। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं, अमेरिका चाहता है कि चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो पहले ताइवान, फिलीपींस, इन सबको सेफ रखो, इन कंट्रीज को जिनके साथ ज्यादा व्यापार है। पूरी यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज यहाँ पर डिपेंड करते हैं इस एरिया पे। तो अब ये देखना है फिर पूरी की चतुरता क्या है। क्या वो चाहेंगे कि बाहर वाली कंट्रीज आके इस एरिया को एक्सप्लॉइट करें? और एक और भी सुझाव आया है, क्या सारी कंट्रीज मिलके, इंडिया और सारी कंट्रीज मिलके एक एशिया पैसिफिक यूनियन जैसी चीज की स्थापना करने की बात करें? देखिए, यूरोपियन यूनियन अपना हुई थी नेपोलियन के दिमाग में, पर उसने कुछ वो इसलिए नहीं हो पाया कि वो लड़ाइयां आ गई और बीच में ऑस्ट्रो-प्रूशियन वॉर इत्यादि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोपियन यूनियन की बात आई। ये जो चीज है ये एक बार हो गई और भारत को इसकी प्रधानता इसलिए मिलेगी क्योंकि शिंजो आबे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ने अपने जाने से पहले बाइडेन साहब को बोला था कि भारत को यहाँ का इसका आदि प्रतिनिधित्व देना चाहिए और लीडरशिप देनी चाहिए, क्योंकि भारत ही ऐसी कंट्री है जो कि लीड कर सकता है, जिसकी ये कैपेबिलिटी है। भारत को आपको पता है हमारी थ्रेट सबसे ज्यादा है चाइना से, हमारे नॉर्थ ईस्ट पे है, हमारे चाइना पे है, अब सी के ऊपर है म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतार, सब जगह चाइना घुसा हुआ है। नेपाल, भूटान को हमारे खिलाफ कर दिया है। इस समय हमारे सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो चाइना। हालांकि कुछ
ब्रिक्स के कारण थोड़ा सा शांत पड़ा है और वो अपने फौजें पीछे ले गया है, पर ये टेम्परेरी मामला है। तो ये जो साउथ चाइना सी की बात आ रही है, इसके लिए ट्रंप ने बिल्कुल सजेशन दी है कि हमें आगे चिंतन करना पड़ेगा, इस तरीके भारत अपना योगदान दे, किस तरीके से अपना अभिनय वहां दिखाए। और मालाबार एक्सरसाइजेस फिर स्टार्ट हो रही हैं, मालाबार एक्सरसाइज की बात करेगा। तो ऑल इन ऑल एशिया साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और हमारी जो ट्रेड जो बढ़ेगी, हमारी रोड एंड रेलवे लाइन बन रही है वियतनाम एंड अक्रॉस तक जा रही है, भारत का बहुत फायदा है इसके अंदर। अगर ये जैसे कि इंडिया की यूरोप की बात बन रही है IBC की, इधर इस साइड में भी हो रहा है जी, टू काउंटर द BRI और BRO एस्पेक्ट ऑफ चाइना। तो इस पे भी अमेरिका काफी चिंतित है और देखना होगा, चाहे जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान पे तो अपना कंट्रोल किया हुआ है, तो ये इस तरह भारत की सिक्योरिटी की ओर उंगली दिखाता है और अब दिखाता है कि आने वाले 3-4 महीनों में कैसे स्थिति बन रही है। चलिए संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं, लेकिन ये जो मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, इसमें जो H-1B वीजा नियमों की भी बात हुई है, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जब अवसर देने की बात इन्होंने कहा है कि इस नियमों में थोड़ी सी ढील होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और पेशेवरों को अधिक अवसर देने की मांग की है, तो ट्रंप का जो कथन है कि कुशल भारतीय कामगारों की भूमिका को वो समझते हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वीजा सुधारों को लागू किया जाएगा, इसका मतलब क्या हम समझें? क्या अवसर दिए जाएंगे या अपनी वाली पे अड़ी रहेंगे? नहीं, देखिए ये देवेंद्र जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ट्रंप की पॉलिसी है कि हमें अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसको बोलते हैं, तो अगर उनको अमेरिका को फिर से महान बनाना है, ग्रेट बनाना है, तो जितना इनके यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना वगैरह में गई हैं, तो उनको वापस लाना पड़ेगा, और ट्रंप की पॉलिसी भी यही है। और अमेरिका में दिक्कत क्या है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां जो सस्ते मजदूर है वो नहीं मिलते, कामगार नहीं मिलते, टेक्निकल एक्सपर्ट सस्ते नहीं मिलते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की आवश्यकता पड़ेगी। जो कह रहे हैं कि हमें जो टेक्निकल कुशल जो लोग हैं उनकी जरूरत है। आने वाले समय में देखिए, डिप्लोमेसी में कुछ चीजें बहुत ठंडी करके की जाती है, एकदम से नहीं होती है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, देश को भी एड्रेस करना पड़ता है। तो अगर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है, तो अगर वो उसको लाते हैं, तो जो आपका इंडिया का जो टेक्निकल स्किल है उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको शायद आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं, भारत को जो रेमिटेंसेज आते हैं $120 बिलियन, बाहर से जो हमारे NRIs भेजते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारा जो कुशल स्किल वर्कर है, जिसपे मोदी जी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसका जो टेक है करीब $100 बिलियन का है। तो ये जो मोदी जी ने कार्यक्रम, देखिए एक बात बताएं, जो मोदी जी पिछले 10 सालों से इस देश के लिए कर रहे हैं, उसके रिजल्ट अब आने वाले समय में दिखेंगे जी, आने वाले समय में परिलक्षित होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल देश को सामने नजर आएंगे। तो ये H-1 वीजा, क्योंकि भारत की जरूरत है, चीजें धीरे धीरे कूल डाउन होंगी। अभी देखिए, जैसे अभी टैरिफ की बात हो रही थी, बात तो यहां तक जा रही है कि फ्री ट्रेड की बात हो रही है। ट्रंप साहब आएंगे, शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ खुद फ्री ट्रेड में चाहता है, इंग्लैंड चाहता है, तो भारत बड़ा मार्केट है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी बख्शी साहब F-35 पे बात कर रहे थे, देश के लिए खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है मोदी जी के साथ, मतलब भारत अमेरिका का, जी, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा जो देश के लिए अच्छी खबर है, अमेरिका
जो अपना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्म्स की, हथियारों की और जॉइंट प्रोडक्शन, वो नाटो कंट्री के अलावा किसी के साथ नहीं करता है। लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका ने यह समझौता किया है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसीलिए भारत को दिक्कत आती थी, वो रूस के पीछे और फ्रांस से हथियार इसीलिए खरीद रहे थे मोदी जी। लेकिन ये दिक्कत भी अब करीब करीब दूर हो गई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन भारत में अमेरिका करेगा, ये बहुत बड़ा टेक है मोदी जी का जी। ये तो धीरे धीरे जो मोदी जी की डिप्लोमेसी है वो बड़ा काम कर रही है जी। और अभी देखा होगा हम सबने कि जब ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, मतलब ओथ का कार्यक्रम था, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री गए थे और जैसी वो सेरेमनी खत्म हुई थी, तुरंत ट्रंप साहब ने क्वाड के जो विदेश मंत्री थे उनके साथ बैठक की थी। तो ट्रंप का इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत जोर है जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा जोर है। जी, और एक चीज और मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। जी जी। ट्रंप साहब ने कहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो उसमें बहुत जोर है अमेरिका का, क्योंकि उससे अमेरिका को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड है ना, BRI, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ये प्रोजेक्ट लाया गया था। लेकिन कुछ इंटरनेशनल पावर्स थी जिन्होंने गाजा और इजराइल का, फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा खड़ा करवा दिया। ट्रंप साहब ने वार्निंग दी है कल तक के लिए, सैटरडे दोपहर तक की, कि भाई आप लाइन पे आ जाइए और इजराइल के बंधक छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर अमेरिका फिर कूदेगा इसमें। उसके पीछे रीजन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ट्रंप जो है, ये जो इस्लामिक टेररिस्ट है वहां, उससे इस एरिया को मुक्त कराना चाहते हैं जी। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर तभी, क्योंकि वो वहीं से निकल रहा, हाइफा से होते हुए जाएगा, जब तक गाजा में शांति नहीं आएगी। तो उन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट ने कहा कि हम गाजा को हम बसाएंगे। तो ये जितने ये इस तरह के आतंकवादी जो विध्वंसक शक्तियां हैं, जो विकास में नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन पे ही रहती हैं, जिनका उद्देश्य ही दूसरा है कि हमें ये खुराफात करके जन्नत जाना है, हमें हुर्रियत लेनी है, तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे वो साफ करना चाहते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को वो ओपन अप करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, ये ट्रंप साहब की पॉलिसी है। और इसीलिए गाजा को उन्होंने कहा है, हमास को जल्दी से सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। मेन रीजन ये है इसके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो ये देखें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अमेरिका यात्रा है, ये फायदेमंद साबित हो रही है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, अपने दर्शकों को और लाभान्वित करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, जो बात हुई हमने आपको बताई और उस पर चर्चा करके विश्लेषण भी आपको सुनाया, आपको दिखाया कि वास्तव में जो बात हुई वो कितनी गहरी बात हुई और वास्तव में ये भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी यहाँ से फायदेमंद साबित होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।